तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लेकर आया हुआ है जिसका नाम है एडलवाइस निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 प्लस 8 to 13 इयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी 70-30 इंडेक्स फंड। काफ़ी यूनिक फंड है, देश का पहला पैसिव इंडेक्स फंड ये बताया जा रहा है। और जानकारी ले लेते हैं। बेंचमार्क इसका निफ्टी लार्ज कैप 250 प्लस 8-13 ईयर G-Sec 70-30 है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फिर 18 मार्च से ये खुल चुका है और 1 अप्रैल तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 9 अप्रैल को इसका अलॉटमेंट जो होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं अगर मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये की आप इसमें एसआईपी और 100 रुपये का ही लमसम निवेश की शुरुआत आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। और एग्जिट लोड की बात करें तो फिर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी आप इसमें से निकलिए, कोई भी एग्जिट लोड आपको देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो धवल दलाल, भावेश जैन, भारत लहोती और हेतुल लावल इसके फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। यहाँ पर इस फंड के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ शामिल हो गए एडलवाइस म्यूचुअल फंड के हेड पैसिव बिजनेस अंकित सिंघानिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्ते अभिषेक जी। सर, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि काफी यूनिक कैटेगरी का ये फंड है, देश का पहला पैसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड सर ये बताया जा रहा है। क्या थॉट था इस तरह के यूनिक फंड को लाने के पीछे? सर, अगर आप देखें तो पैसिव जो इंडस्ट्री है, पैसिव जो कैटेगरी है वो काफी इवॉल्व की है और लास्ट 5 साल में हमने देखा है इस कैटेगरी ने रफली 5x का एयूएम गार्नर किया है। मतलब अगर मैं फरवरी 2021 की बात करूं तो टोटल पैसिव इंडस्ट्री का एयूएम था लगभग 5 लाख करोड़, जो कि 3 लाख करोड़, जो कि अब 15 लाख करोड़ हो गया है। तो मतलब 5 साल में 5x, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखा जा सकता है। जब कैटेगरी इस तरह से ग्रो करती है तो नए नए इनोवेशंस किए देखे जाते हैं उन सारी कैटेगरीज में। तो पैसिव कैटेगरी में भी काफी इनोवेशंस देखे गए, कुछ इक्वल वेट स्ट्रैटेजीज लॉन्च हुई, कुछ सिंगल फैक्टर स्ट्रैटेजी जैसे मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी से फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज लॉन्च हुई। तो इसी इनोवेशन के सीरीज पे हमने देखा कि एक स्पेस जो खाली था वो था हाइब्रिड साइड। लोग हाइब्रिड फंड क्यों चाहते हैं? बिकॉज उनको चाहिए कि 2 एसेट क्लास, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, एक ही पैकेज के अंदर आए और वो एक दूसरे को स्ट्रक्चरली कॉम्प्लीमेंट करें, जहां पे हम रिटर्न भी जनरेट करें, एट द सेम टाइम जो वोलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, उसको भी थोड़ा कम करके देख सके। तो इसीलिए हमने इस इंडेक्स फंड के बारे में सोचा, हमने इंडेक्स प्रोवाइडर से डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि रेगुलेशन इस प्रकार के फंड में रेगुलेशन के बनाए हुए हैं। तो सेबी के जो रेगुलेशन थे वो 2024 में आए थे इंडेक्स फंड्स को लेके, लेकिन उनके जो क्राइटेरिया थे इक्विटी इंडेक्स को लेके या डेट इंडेक्स को लेके, वो फाइनली जाके 2025 दिसंबर में फुलफिल हुए। तो जब वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो फिर हमने इंडेक्स प्रोवाइडर को अप्रोच करके ये इंडेक्स बनाया और उस पर ये फंड हमने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव इस फंड का बहुत क्लियर है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का कॉम्बिनेशन एक ही फंड के पैकेज में देना चाहते हैं, जहां जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी हाइब्रिड फंड के, कि राइट एलोकेशन, आप सही मात्रा में इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के अंदर अपना एलोकेशन डिसाइड करें, आप राइट सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज करें, मतलब आप इक्विटी के अंदर कौन से सिक्योरिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और फिक्स्ड इनकम के अंदर कौन से सिक्योरिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, और टाइमिंग, कब आप इक्विटी से फिक्स्ड इनकम की तरफ मूव करेंगे या फिक्स्ड इनकम से इक्विटी की तरफ मूव करेंगे, या इक्विटी के अंदर कब आप लार्ज कैप की तरफ मूव करेंगे या कब आप मिड कैप की तरफ मूव करेंगे। इन जो तीनों चीजों का एलोकेशन, सिलेक्शन एंड टाइमिंग फ्रेमवर्क है, इसको हमने एक डिसिप्लिन में बांध दिया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ये जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, विच इज निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 प्लस 8 to 13 ईयर G-Sec इंडेक्स। तो ये क्या करेगा? 70% इक्विटी में एलोकेशन करेगा, 30% फिक्स्ड इनकम में एलोकेशन करेगा और उसको मंथली रीबैलेंस करेगा। ठीक है। अगर हम सब बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के केस में वो इक्विटी के अंदर निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जो कि एक 250 स्टॉक का इंडेक्स है, जहां पे आपको यूनिफॉर्म एक्सपोजर मिलेगा बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, जहां पे लार्ज कैप का वेट दिया जाएगा 50% एंड मिड कैप का वेट दिया जाएगा 50%, और जिनको क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस भी किया जाएगा। मतलब आपको क्वार्टरली रीबैलेंसिंग के बेनिफिट के साथ 50% एक्सपोजर लार्ज कैप का मिलेगा, 50% एक्सपोजर मिड कैप का मिलेगा। जो 30% पोर्टफोलियो है, वो 30% पोर्टफोलियो आपको मिलेगा वाया
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनकी एवरेज मेच्योरिटी 8-13 साल के बीच में है, और जो सबसे लिक्विड पार्ट ऑफ द जीसेक है, जो सबसे लिक्विड है इन द जीसेक स्पेस। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर किया है, जहां पे हमने एलोकेशन, सिलेक्शन और टाइमिंग के सारे रूल्स डिफाइन करके आपको एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया है, जो कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी के आसपास का रिटर्न देने की कोशिश करेगी एट ए लेसर स्टैंडर्ड डेविएशन या कम उतार चढ़ाव के साथ। ओके सर, लेकिन ये जो दो चीज़ें लाई गई हैं यहाँ पर, निफ्टी लार्ज कैप, मिड कैप 250 एंड 8 to 13 ईयर जीसेक, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन सर आपने क्यों चुने एंड हाउ इट विल प्रोवाइड द बैलेंस इन द पोर्टफोलियो? हाँ, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी हाइब्रिड स्कीम इज टू नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क। ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाते हुए स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करो जहां पे आपको इक्विटी के आसपास का रिटर्न मिले, एट द सेम टाइम जो आपकी वोलेटिलिटी है के साथ वो थोड़ी कम हो जाए। तो जब हमने सारे इंडेक्स को स्कैन किया तो हम अपने आप को लार्ज एंड मिड कैप तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो लार्ज एंड मिड कैप यूनिवर्स के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास है निफ्टी 50, आपके पास है निफ्टी नेक्स्ट 50, आपके पास है निफ्टी 100, निफ्टी 200। इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर हमने खंगाला तो हमने पाया कि एक लार्ज और मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन है 250 स्टॉक का, वो आपको रफली 85% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट ऑफ एनएससी दे देता है। एट द सेम टाइम रिटर्न प्रोस्पेक्टिव से भी आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। जैसे मैं अगर 3 साल के बेसिस पे रिटर्न कंप्यूट करूं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 200 का, और उसके अगेंस्ट में मैं लार्ज एंड मिड कैप को अगर प्लॉट करूं, तो अगर आप देखेंगे तो रफली 2.5 से 3% का अल्फा आता है अक्रॉस ऑल इन्वेस्टमेंट होराइजन। लार्ज एंड मिड कैप जो स्पेस है ये बहुत ही यूनिकली डिजाइंड है, जहां पे आपको 50% एक्सपोजर दिया गया है लार्ज एंड मिड कैप का। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है कंपनीज का विद इन लार्ज कैप एंड मिड कैप, जहां लार्ज कैप कंपनीज आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और मिड कैप कंपनीज आपको ग्रोथ प्रोवाइड करती है। So growth and stability within equity in one portfolio is what Nifty Large and Mid Cap 250 आपको ऑफर करती है। अगर हम बात करें फिक्स्ड इनकम की, तो फिक्स्ड इनकम में हमको कोई क्रेडिट कॉल नहीं लेना था, हमको सिर्फ यहाँ पे जीसेक में जाना था, जो कि रिलेटिवली सेफ माना जाता है। अगर हम जीसेक सिक्योरिटीज को जाके उनका पूरा यूनिवर्स खंगाले तो हमने देखा कि जो सबसे लिक्विड पार्ट ऑफ जीसेक है वो वही सिक्योरिटीज हैं जो 8 से 13 साल की मेच्योरिटी के बीच में आती हैं। क्योंकि ये इंडेक्स फंड जिसमें हमको डेली बेसिस पे रेप्लिकेट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो, डेली बेसिस पे इनफ्लोज आएंगे, डेली बेसिस पे आएंगे, इसीलिए हमने चूज किया वो पार्ट ऑफ द जीसेक मार्केट जो सबसे ज्यादा लिक्विड। उसी के हमको ये एक इंडेक्स मिला जो कि है निफ्टी 8 to 13 जीसेक इंडेक्स, जिसकी सिक्योरिटी है ऑफ 8 to 13 ईयर मेच्योरिटी बकेट, जिनमें जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो स्टॉक्स जिनका सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, जो सिक्योरिटीज जिनका सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, एट द सेम टाइम उनका लिक्विडिटी भी सबसे ज्यादा हो। इसीलिए मैंने बोला कि जो 8 to 13 ईयर है वो मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द जीसेक मार्केट है। तो जो इक्विटी सेगमेंट था वहां रिटर्न भी चाहिए था और वोलेटिलिटी भी कम चाहिए था, एट द सेम टाइम मार्केट का रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा चाहिए था, इसीलिए हमने लार्ज एंड मिड कैप पकड़ा। और जो फिक्स्ड इनकम था वहां पे हमने जो हमको मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मार्केट चाहिए था, इसीलिए हमने 8 to 13 ईयर जीसेक इंडेक्स का सिलेक्शन किया। सर इस सिचुएशन में अगर जैसे करंट मार्केट सिचुएशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर इक्विटी मार्केट में काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुआ है, और आज की भी बात करें तो कम से कम 2-3% के आसपास निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो गिरा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में सर ये फंड जो है खासतौर पर इसके जीसेक की अगर हम लोग बात करें 30% का यहाँ पर हिस्सा रहेगा पोर्टफोलियो में, वो जो पोर्शन है सर इस ओवरऑल फंड को इस सिचुएशन में जब ये इक्विटी मार्केट डाउन है उसको कैसे मैनेज करेगा? हाँ, तो इसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो जब मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप इस फंड को देखें और इसको कंपेयर करें प्योर इक्विटी के साथ, तो इसने 3 से 5 साल में इक्विटी के आसपास का रिटर्न दिया है। जैसे मैं अगर 3 to 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन पे बात करूं तो करंटली जो रिटर्न है वो 13 से 15% के बीच में है, बट जो वोलेटिलिटी है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो रफली 40% कम है इक्विटी से। अब ये क्यों कम हो रहा है? ये जो 30% का फिक्स इनकम एक्सपोजर है ये इसको कुशन प्रोवाइड करता है। तो आप जब इस तरह के मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आज का मार्केट है जहां मार्केट
थोड़ा करेक्ट हुआ है, या हम पूरे मार्च मंथ की बात करें जहां मार्केट रिलेटिवली काफी ट्रेडिंग डेज पे करेक्ट हुआ है, वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को महसूस होता है वो होता है इक्विटी का फॉल। तो जब आपके पास थोड़ा फिक्स इनकम का एक्सपोजर रहता है किसी फंड में, तो आप उस फॉल को थोड़ा सपोर्ट करते हो, अपने गिरावट को थोड़ा बचाते हो। यही ऑब्जेक्टिव होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, जहां पे आपको इक्विटी का ग्रोथ दिया जाता है और फिक्स इनकम का स्टेबिलिटी। तो पर्टिकुलरली इस टाइप के मार्केट के लिए भी ये फंड को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड इनकम का कुशन है जो आपकी इक्विटी की गिरावट को थोड़ा सपोर्ट करेगा। ठीक है, परफेक्ट सिचुएशन है सर, क्योंकि अभी मार्केट गिरा भी हुआ है। सिचुएशन में जब ये फंड आता है और इस तरह का बैलेंस मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आंसर भी आपने जो दिया वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि इनकेस ऐसी सिचुएशन आती है लॉन्ग टर्म में भी, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि मार्केट जब बुरी तरह से गिरता है तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पर संभाल सकता है। सर ये जो फंड है किन निवेशकों को सर टारगेट करते हुए लाया गया है? और इनकेस अगर इसको मैं ऐसे भी समराइज करूँ कि जो प्योर इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न लाना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी ये फंड सही है या फिर कोई और इसका दायरा कुछ और बड़ा है? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए सही है। ये अगर मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की बात करूं तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी सही है, बिकॉज उनको इक्विटी में पार्टिसिपेट तो करना है, उनको इक्विटी के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट तो करना है, बट इक्विटी के साथ जो उतार चढ़ाव, जो वोलेटिलिटी आती है, इससे वो कंफर्टेबल नहीं है। तो उनको इक्विटी का रिटर्न चाहिए पर वोलेटिलिटी से कम चाहिए, तो ये फंड उनके लिए एक बहुत आइडियल सोल्यूशन है। अगर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, इस फंड को देख सकते हैं, बिकॉज हम यहां पे भी इक्विटी के आसपास का रिटर्न देख सकते हैं, बट एट ए लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन, लोअर वोलेटिलिटी। तीसरा, इन्वेस्टर्स जो अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहते हैं इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर, इस फंड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जितनी भी रीबैलेंसिंग हो रही है बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, बिटवीन लैंड मिड कैप, ये सब स्कीम के अंदर हो रही है, जहां पे इन्वेस्टर पे टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं है। ये इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स न्यूट्रल है। तो जो भी इन्वेस्टर्स एक टैक्स इफिशिएंट पोर्टफोलियो चाहते हैं, एट द सेम टाइम रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काफी सुटेबल है। और इन्वेस्टर्स जो कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए, जहां पे उनको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं या अपने घर खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, जहां पे उनको ग्रोथ तो चाहिए बट वोलेटिलिटी थोड़ा कम चाहिए, उनके लिए भी ये फंड बहुत अच्छा है। एक और कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बहुत अच्छी अपील करती है इज रिटायरमेंट। जो लोग अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और जिनको एक इन्वेस्टर्स के लिए भी ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, जहां पे वो इन्वेस्ट करके 5 साल स्टेशन पीरियड रख के 5 साल तक बिना विड्रॉ किए आफ्टर 5 इयर्स वो SWP स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जहां पे वो 8 से 10% हर मंथ विड्रॉ करके अपना एफिशिएंट वे में कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उनके कैपिटल प्रोटेक्शन की भी बहुत अच्छी पोटेंशियल रहेगी वहां। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है और इन्वेस्ट को इस टाइप के स्कीम को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। हर कैटेगरी को सर इस फंड से एक तरह से आप लोग टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब रिटायरमेंट के लिए हो, नए निवेशक हों जो बीच में ऑलरेडी पैसिव फंड में निवेश कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये फंड एक तरह से यहाँ पर दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाता हुआ दिखता यहाँ पर नज़र आ रहा है। सर अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल सिचुएशंस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मिडिल ईस्ट में काफ़ी तनाव चल रहा है। सर इस तरह के जो फंड होते हैं इक्विटी प्लस GSEC, क्या लगता है कि सब वो ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स? डेफिनेटली सर, क्या होता है कि इस टाइप के मार्केट में जो डर है वो अपने चरम सीमा पे होता है। सब लगता है कि से बाउंस बैक होगा, यहाँ से मार्केट रिकवर हो जाएगा, बट हर लेवल पे ये डर लगता है कि यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो मतलब आपको आना तो है लेकिन थोड़ा डर है। जब आप पानी में कूदते हो और आपको डर भी है तो आप क्या करते हो, लाइफ जैकेट पहन के पानी में कूदते हो। बस एग्जैक्टली यही है ये फंड, जहां पे आपको GSEC का लाइफ जैकेट पहना के इक्विटी का एक्सपोजर देते हुए पानी में उतारा जा रहा है, जहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा इक्विटी का, स्टेबिलिटी मिलेगा फिक्स का, ताकि आपके 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में आपका रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न वो सही तरीके से बने और आप अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। तो में पर्टिकुलरली जहां थोड़ा डर का माहौल है, इस फंड का बहुत बहुत महत्व देखा जा सकता है। ठीक है सर, एक्टिव हाइब्रिड फंड्स के मुकाबले सर क्या लग रहा है कि इस तरह का जो इंडेक्स फंड है इसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी आपके लिहाज से क्या लग रही है? देखिए सर, ये अगर किसी भी एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करें ना तो सबके लिए ही सेम है।
एक्टिव स्कीम्स की जो बड़ी एडवांटेज वो ये है कि वहां पे अल्फा जनरेट किया जा सकता है, जब पे आप बाजार से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट चैलेंज क्या है कि एक्टिवली मैनेज स्कीम सब नहीं होती, जहां फंड मैनेजर्स अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से पोर्टफोलियो सजाते हैं और पोर्टफोलियो चलाते हैं। अगर वो डिस्क्रिशन राइट जाता है तो अल्फा आता है, और कभी कभी वो डिस्क्रिशन जब रॉन्ग जाता है तो अल्फा नहीं भी आता है। मतलब अगर एक्टिवली मैनेज स्कीम्स की मैं सबसे बड़ी चैलेंज देखूं तो वो है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। उसी के अगेंस्ट अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में आप कोई भी डिस्क्रिशनरी रिस्क नहीं ले रहे हो, बिकॉज आप सारे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो। एक इंडेक्स बना हुआ है ऑन सर्टेन रूल्स, आप उसी को रेप्लिकेट कर रहे हो, तो आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी रिस्क नहीं है लेने के लिए। एट द सेम टाइम आप मीनिंगफुली अल्फा भी नहीं ला सकते हो, बिकॉज ये पैसिव है जहां पे आप सिंपली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हो, राइट। तो हर इन्वेस्टमेंट के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप एक्टिव स्कीम का पैसिव को कंपेयर करो तो कुछ एक मार्केट सिचुएशन में एक्टिव स्कीम्स परफॉर्म करती हैं ज्यादा, और कुछ एक मार्केट कंडीशंस में पैसिव स्कीम ज्यादा आउट परफॉर्म करती हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि ये डिबेट कभी भी एक्टिव वर्सेस पैसिव के लिए नहीं है, ये डिबेट हमेशा एक्टिव एंड पैसिव के लिए है, जहां पे आप दोनों स्ट्रैटेजीज को कॉम्प्लीमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। ओके सर, अगर किसी के पास पहले से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं तो इस फंड को एज अ पोर्टफोलियो स्टेबलाइजर के तौर पे अगर हम लोग मान भी लें, कितना परसेंट लग रहा है कि सर एलोकेशन होना चाहिए इस फंड का पोर्टफोलियो में? ये बहुत डिपेंड करेगा इन्वेस्टर का रिटर्न प्रोफाइल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, और इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। बट अगर मैं जनरली बात करूं तो 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन इस फंड में होना चाहिए, और आप 15 to 20 या 15 to 25% काइंड ऑफ एलोकेशन यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपने मीनिंगफुली एक एक्सपोजर ले लिया है मार्केट का, 250 स्टॉक का, जीसेक का, और ये अपने अंदर रीबैलेंस भी करके आपके लिए रिटर्न को कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली नोशनल गेन, इट इज ऑल्सो रियलाइज्ड गेन। तो 15 से 25% तक का एक्सपोजर आप इस फंड में देख सकते हैं इन योर ओवरऑल एसेट एलोकेशन। ठीक है, तो 15 to 25% ऑफ दी